मित्रों, भारत की न्यायपालिका जो कभी लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों में से एक मानी जाती थी, आज अपने कुछ हालिया फैसलों और घटनाओं के कारण गंभीर सवालों के घेरे में है। ये फैसले और घटनाएं न केवल आम जनमानस को हैरान कर रही हैं, बल्कि न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता और उसके नैतिकता पर भी गहरे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। क्योंकि यह न केवल कानून के व्याख्या के संकट को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और न्यायिक जवाबदेही के अभाव को भी उजागर कर रही है। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इनकी गहराइयों का विश्लेषण करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पति द्वारा पत्नी के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। यह फैसला भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 पर आधारित है, जो कहता है कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ पति का यौन संबंध, चाहे वह उसकी सहमति के बिना ही क्यों ना हो, बलात्कार नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसमें अप्राकृतिक कृत्य भी शामिल है और पत्नी की सहमति को अप्रासंगिक करार कर दिया। यह फैसला कई मामलों में चौंकाने वाला है। पहला, यह महिलाओं के यौन स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। दूसरा, यह वैवाहिक संबंध को एक ऐसी पवित्र गाय की तरह पेश करता है जहां पत्नी की मर्जी का कोई मूल्य ही नहीं है। आज की दौर में जब दुनिया भर में मैरिटल रेप को अपराध के रूप में मान्यता दी जा रही है, भारत की न्यायपालिका का यह रुख रूढ़िवादी और पुरातन लगता है। सवाल यह है कि क्या कानून का उद्देश्य समाज को प्रगति की ओर ले जाना नहीं होना चाहिए? क्या सहमति को मौलिक अधिकारों का हिस्सा मानने वाले सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसलों के साथ यह निर्णय विरोधाभास नहीं पैदा कर रहा? एक अन्य मामले की ओर चलते हैं, जहां कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी लड़की के निजी अंगों को छूना और उसके पायजामे के नाड़े को खींचकर खोलने की कोशिश करना बलात्कार की कोशिश के दायरे में नहीं आता। यह निर्णय यौन अपराधों की गंभीरता को कमतर आंकड़े जैसा प्रतीत होता है। यह समझ से परे है कि ऐसी हरकतें को कैसे यौन हिंसा की श्रेणी से बाहर रखा जा सकता है, खासकर तब जब पॉक्सो जैसे कानून और आईपीसी की धारा 354 बच्चों और महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। यह फैसला न केवल पीड़ितों के लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि समाज में एक खतरनाक संदेश भी दे रहा है कि ऐसी हरकतें सामान्य या क्षम्य है। यह न्यायिक संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है, जो यौन हिंसा के मामले में पीड़ितों के दृष्टिकोण को समझने में विफल रही। क्या यह संकेत नहीं देता कि न्यायपालिका पुरुष प्रधान मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त अभी तक नहीं हो पाई है? रुख तीसरी घटना का भी करते हैं, जो इन सबसे गंभीर है। एक माननीय जज साहब के सरकारी निवास से बोरों में नोट का मिलना। अगर यह खबर सत्य है, तो न्यायपालिका की साख पर सबसे बड़ा धब्बा है। यह भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप है जो सीधे तौर पर न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। जब न्याय देने वाले खुद संदेह के घेरे में हो, तो आम नागरिक का भरोसा कैसे कायम रहेगा? यह घटना केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को भी उजागर करती है। इन तीनों मामलों में एक समानता है। न्यायिक प्रणाली का वह रवैया जो या तो पुराने कानूनों की आड़ में संवेदनशीलता से दूर भागता है, या फिर अपनी जवाबदेही को नजरअंदाज करता है। पहला और दूसरा मामला कानून की व्याख्या में संकीर्णता को दिखलाता है, तो सामाजिक बदलावों और मानवाधिकारों के प्रति उदासीन है। तीसरा मामला नैतिक पतन की ओर इशारा करता है, जो संस्था के भीतर सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित कर रहा है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह खुद को कितना पारदर्शी, संवेदनशील और आधुनिक बनाती है। अगर ऐसे फैसले और घटनाएं जारी रही, तो जनता का भरोसा डगमगाना तो स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट को इन मामलों पर हस्तक्षेप करना होगा, चाहे वह मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग हो या यौन हिंसा की परिभाषा को स्पष्ट करना। साथ ही न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय का मंदिर सिर्फ एक नाम का नहीं, कर्म का भी मंदिर है।
अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज न्यायपालिका एक चौराहे में खड़ी है, या तो वह समय के साथ कदम मिलाएगी, या समाज के उम्मीदों पे खरी उतरेगी, या फिर अपने ही फैसलों और कृत्यों के बोझ तले दब जाएगी। यह वक्त आत्ममंथन का है। क्या हमारी न्यायपालिका सचमुच न्याय शब्द के मायने समझती है? आपके विचार क्या है? लिख दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। मिलूंगा नए विषय के साथ नए वीडियो में। नमस्कार।